नमस्कार। इंस्पेक्टर चैम्बर के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं इंस्पेक्टर सुबोध। दोस्तों, हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख कांड दर्ज होते हैं, जिसमें आईपीसी का हिस्सा लगभग 60% का होता है। लेकिन लगभग 80% हमारे जो पब्लिक होते हैं उन्हें आईपीसी की जानकारी नहीं होती है। हमारे यहाँ आईपीसी के जानकार या तो वकील होते हैं या पुलिस होती है। उसके अलावे आम पब्लिक के लिए उन्हें बताने के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कि उनको जानकारी प्राप्त हो सके। और नतीजा यह होता है कि जब कोई एफआईआर हो जाती है तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, जब एक सिंपल सा 107 का नोटिस भी पहुंच जाता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं और इधर उधर सलाह लेने के लिए भटकने लगते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, या तो वो दलाली के शिकार हो जाते हैं या फिर कि ठगे जाते हैं, जिससे कि आम पुलिस की बदनामी भी होती है। और इसका सारा श्रेय जाता है उनके कानून के न जानकार होने का। तो आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि किसी व्यक्ति पर जब कोई एफआईआर हो जाती है तो उन्हें पहला कदम कौन सा उठाना चाहिए। तो आज की चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक श्री सोनालाल सिंह जी। तो हम स्वागत करते हैं सर आपका इंस्पेक्टर चैम्बर में। जय हिंद सर। जय हिंद सुबोध जी। आज आपका जो टॉपिक सिलेक्शन है बहुत ही उत्तम है, क्योंकि प्राथमिकी दर्ज हो जाने के बाद ऊहो-पोह की स्थिति आम जनमानस में बन जाती है कि प्राथमिकी दर्ज हो गई है, अब तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, 20 तरह के चक्करों में मुझे पड़ना पड़ेगा, दलालों के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। इसलिए इससे संबंधित जो मिथ है या जो भ्रम है, उसकी स्थिति से कैसे निजात पाया जाए, इस पर अगर आप अभी चर्चा करते हम हैं वही चीज हम तो वही चीज सर से जानना चाहते हैं कि इसमें अक्सर पुलिस की बदनामी होती है, जबकि जानकारी के अभाव में सारा कुछ होता है। तो एक व्यक्ति पर जब कभी एफआईआर हो जाती है, एफआईआर होता है, तो उस व्यक्ति को पहला कदम कौन सा उठाना चाहिए, कैसे उस व्यक्ति को अपना व्यवहार करना चाहिए ताकि वो किसी भी दलाल के चंगुल में न फंसे और सही कानूनी राह पर वो चले। सबसे पहली बात है सुबोध जी कि जैसे ही प्राथमिकी दर्ज होता है और जिसमें किसी अभियुक्त की संलिप्तता रहती है तो घटना घटित होने का पूरा संज्ञान उसके जेहन में आ ही जाता है। जी जी। दूसरी बात होती है कि कभी-कभी गलत प्राथमिकी भी दर्ज हो जाता है। जिनको अभियुक्त बनाया गया है उनको किसी घटना से कोई लेना देना नहीं है या तो घटना घटी ही नहीं है, और बाद में उनको जानकारी किसी न किसी माध्यम से होती है कि प्राथमिकी दर्ज हो गई है, या कुछ महीनों तक उन्हें जानकारी नहीं होती है कि उन पर प्राथमिकी दर्ज हो गया है। 2 प्रकार की स्थितियां हैं। एक स्थितियां हैं प्रथम की जहां अभियुक्त की श्रेणी में आप पूर्ण रूप से हैं, घटना कारित करने में आपकी सहभागिता है, आप घटना घटित करने में एक अहम भूमिका निभाए हैं। दूसरी बात होती है कि जहां घटना से न कुछ लेना देना है न तो घटना घटती है। अब हम पहले बिंदु पर आती है कि घटना घटित हुई है और घटना घटित करने का आप एक कारक बने हैं, आप अभियुक्त हैं। आपके जेहन में आता है कि हम अभियुक्त हैं, हम उस भीड़ के मजमा हैं, उस अभियुक्त के सहकर्मी के रूप में हैं। अब हमको इस एफआईआर के बारे में जानकारी कर लेना होगा कि जमानतीय धारा में प्राथमिकी दर्ज हुई है कि अजमानतीय में हुई है, इसमें कौन-कौन से धाराओं का पंजीकरण हुआ है। तो अगर हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ पर एक ग्राम कचहरी होता है, जिसके प्रिजाइडिंग अथॉरिटी सरपंच होते हैं, वहाँ न्याय मित्र होते हैं, न्याय सचिव होते हैं। न्याय मित्र जो एलएलबी की डिग्री धारक होते हैं, उन्हीं को न्याय मित्र में रखा जाता है। आप न्याय मित्र से संपर्क करें कि ऐसा एक घटना घटित हुई थी जिसमें मेरा भी नाम आने की चर्चा हो रही है, प्राथमिकी लगता है कि दर्ज हो गया है, आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके ला रहे। तो यह न्याय मित्र का दायित्व होता है कि अगर पंचायत के द्वारा विचारणीय मामला है तो वह प्राथमिकी की प्रति को पंचायत में विचारण के लिए लाएगा। अगर वह पंचायत के ग्राम कचहरी के विचारण के लायक नहीं है
ग्राम कचहरी के विचारण से ऊपर का सब उसमें धाराओं का पंजीकरण किया गया है। तो उसकी प्राथमिकी की एक प्रति थाना से प्राप्त करके ग्राम से कचहरी के जो न्याय मित्र हैं उस व्यक्ति को जो अभियुक्त की श्रेणी में है, जो अभियुक्त बने हैं, उनको उनको मुहैया कराएगा। शहरी क्षेत्र की जहां तक बात है, शहरी क्षेत्र में आपको विधिक सहायता केंद्र होता है। जो विधिक सहायता केंद्र हर जिला मुख्यालय में होता है, उसमें कहीं यह नहीं है कि यह शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए है या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए है, यह आम नागरिकों के लिए है। आप विधिक सहायता केंद्र में जाकर के अपनी बात रख सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे संज्ञान में आया है कि एक प्राथमिकी दर्ज हुई है जिसमें मुझे अभियुक्त बनाया गया है, उसकी प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराया जाए और मुझे कानूनी राय दी जाए। यह जानकारी करने का सबसे आपका सुगम और सुसंगत तरीका है, जिसको हम अपना करके प्राथमिकी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्राथमिकी की प्रति हम प्राप्त कर सकते हैं। ये विधिक सहायता केंद्र कहाँ होता है? मतलब हर एक कोर्ट में होता है नहीं, या कहीं अलग? हर जिला मुख्यालय में एक विधिक सहायता केंद्र होते हैं, जिसमें पैनल ऑफ एडवोकेट्स जो जिलाधिकारी के द्वारा नामित होते हैं, वहां पर उपस्थित रहते हैं और मुफ्त कानूनी सहायता नहीं, आम नागरिकों को वह जैसे उपलब्ध कराता है। जैसे विधिक सहायता केंद्र का ऑफिस कहाँ पे, कोर्ट कैंपस में ही होता है या कहीं अलग होता है? नहीं, विधिक सहायता केंद्र का ऑफिस अमूमन आपको न्यायालय परिसर में होता है या जिला पदाधिकारी के कार्यालय के आसपास होता है, कहीं और इतर वह नहीं होता है। उसी पेरीफेरी में आपको उसका कार्यालय विधिक सहायता केंद्र का मिल जाएगा। तो जैसे जो अभियुक्त व्यक्ति है और अगर उसको अपना एफआईआर नहीं पता है कि मेरा एफआईआर, अभियुक्त को तो एफआईआर दिया नहीं जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अगर एफआईआर प्राप्त करना है तो विधिक सहायता केंद्र से उसको एफआईआर मिल सकता है? हाँ, हाँ, विधिक सहायता केंद्र में वह अपनी बात लिखित तौर पर रखेगा कि एक प्राथमिकी दर्ज होने, अमुक थाने में मैं निवास करता हूँ, अमुक थाने में एक घटना घटित हुई थी जिसमें मुझे प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है उस घटना अमुक तिथि का है। आप यह बताएंगे तो फिर विधिक सहायता प्रदान करने वाले जो कर्मी होते हैं आपको प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराएंगे और आपको जो लीगल रेमेडी इसमें क्या हो सकता है, आपका लीगल पक्ष कैसे अब आगे इसमें प्रोसीड कराया जाए, उसकी जानकारी वो आपको देंगे। जब उनको एफआईआर मिल जाता है या मान लिया कि विधिक सहायता केंद्र है तो वहां तो सारी चीज बता दी जाती है कि मैं केस में कौन कौन से धारा लगे हुए हैं, क्या उसका बेलेबुल है, नन बेलेबुल है, सजा क्या है, ये सारा चीज उनको बता दिया जाता है। लेकिन एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति जब अगर स्वयं से जानना चाहे कि हमारे ऊपर जो धाराएं लगाई गई है और कौन सी धारा बेलेबुल है, नन बेलेबुल है, कितनी सजा है, तो वो कैसे पहचान पाएगा, वो कैसे जान पाएगा? तो अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो जो सीआरपीसी का अपेंडिक्स है, जो परिशिष्ट है, उसमें जितने भी भादवी की धाराओं में किस पर सजा का किस पर प्रावधान किस है, किस परिशिष्ट में है सर? यह सीआरपीसी के परिशिष्ट का परिशिष्ट कॉलम है। एक, परिशिष्ट एक में संभवतः है। परिशिष्ट एक में है संभवतः, जी जी। और उसमें यह हर सेक्शन का जो आईपीसी का सेक्शन है उसमें माइनर एक्ट और लोकल लॉ का कहीं कोई परिशिष्ट में जिक्र नहीं है, सिर्फ जी भादवी के धाराओं का जो पैनल सेक्शन के अंतर्गत है, जो परिभाषा नहीं है, कोई और व्याख्या नहीं है, सिर्फ पैनल सेक्शन जो है जिसमें सजा का प्रावधान है, उन धाराओं के जमानतीय होने, अजमानतीय होने, संज्ञेय होने, असंज्ञेय होने, मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल होने, सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायबल होने, और उसके बाद आपको कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, इतना कितनी सजा है, इस सारे नेचर का उसमें आपका सेक्शन वाइज सेक्शन उसमें मेंशन है परिशिष्ट 1 में। तो मान लिया जाए कि अगर जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और उसमें जो धाराएं लगाई गई है, सारा धारा अगर बेलेबुल जमानतीय हो, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर सारे धाराएं जमानतीय हैं तो अन्वेषण पदाधिकारी या बात के लिए बाउंड डाउन है कि उस व्यक्ति को जमानत दें,
अगर उसका नाम पता सही है, नाम पता सत्यापित है, जमानतदार का नाम पता सत्यापित है, तो वह अन्वेषण पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा और यह मांग करेगा कि यह जमानतीय धाराओं में कांड पंजीकृत हुआ है, हमें जमानत दिया जाए, तो अन्वेषण पदाधिकारी इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। यह उसका संविधान प्रदत्त राइट है, वह उसका यह राइट है कि वह जमानत की मांग करे और जमानत प्राप्त करे। नहीं, एक बार इसको हमको फिर से बता दिया जाए, अगर वो जमानतीय धारा है तो उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो जाकर के जमानत मांगे? हाँ, वह अधिकार है कि वह जाकर के थाने पर जमानत मांगे और अपने नाम पता का सत्यापन करावे, अपने जमानतदारों के नाम पता का सत्यापन करावे, जमानतदार के द्वारा जो प्रतिभूति दी जाने वाली है उस एसेट्स का सत्यापन करावे। अब जैसे 10,000 रुपए के मुझे जमानत पर अगर अन्वेषण पदाधिकारी छोड़ रहे हैं, उसके नाम से अगर कोई मोटरसाइकिल का निबंधन नंबर है, कागजात है, तो आप उसको प्रोड्यूस कर सकता है मोटरसाइकिल के कागजात को कि तो 10,000 वो रुपए की प्रतिभूति। जमानतनामा होगा, वो पैसा जमा करना नहीं ना है? नहीं, पैसा नहीं जमानत करना है, एक प्रतिभूति के संबंध में आपको डॉक्यूमेंट सिर्फ देना है। बस डॉक्यूमेंट सिर्फ देना है ना, उसमें तो कोई पैसा जमा करना है नहीं। नहीं, पैसा नहीं, मुद्रा के रूप में कहीं कोई जमानत की राशि अन्वेषण के दौरान नहीं जमा करना है, ना न्यायालय में करना है। सिर्फ जो आपको जमानत की प्रतिभूति के लिए अन्वेषण पदाधिकारी ने आदेश किया, उसके संबंध में आपको एक स्पष्ट प्रमाण देना होगा कि इतने प्रतिभूति देने में हम सक्षम है और इतनी प्रतिभूति मेरे नाम से है। मतलब जमानतीय के धाराओं में व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, वो थाना पर जा सकते हैं, थाना पर जा करके थाना अध्यक्ष से या फिर संबंधित आईओ से अपनी जमानत की मांग कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से कर सकते हैं और जमानत दिया जाना है। जमानत दिया जाना है, गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी। जमानत दिया जाना है, अवेलेबल सेक्शन में कोई कंडीशंस नहीं। अच्छा, जब मान लिया जाए कि अगर 10 धाराएं लगी हुई है और 10 धारा में एक धारा भी अजमानतीय हो गया, वैसी स्थिति में क्या होगा? नहीं, जमानत का प्रसंग तब सोच उठता है कि अन्वेषण पदाधिकारी के अन्वेषण के दौरान जिन साक्ष्यों का संग्रहण हुआ है, उन साक्ष्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि हाँ, कांड जो प्रतिवेदित हुआ है उसमें लगाए गए धाराओं और अन्वेषण के दौरान जो निरूपित किया गया साक्ष्य है, दोनों में क्या तालमेल। अगर हम सिर्फ अजमानतीय धाराओं में अगर हम प्राथमिकी दर्ज किए, लेकिन अन्वेषण में यह बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि नहीं, घटना आपको जमानतीय धाराओं में ही घटित हुआ है, तो हम आपके अन्वेषण के सारांश पर अग्रतर कार्रवाई करेंगे और उस व्यक्ति को हम जमानत देंगे। और इसके लिए एक, अब चूंकि हम लोगों में एक हायरार्की बना हुआ है, हम कांड के तथ्यों से, अन्वेषण के तथ्यों से अपने पर्यवेक्षी पदाधिकारी यथा अंचल निरीक्षक, प्रभाग निरीक्षक, एसडीपीओ को हम अवगत कराएंगे कि सर यह कांड अजमानतीय धाराओं में पंजीकृत हुआ है, अन्वेषण से यह जमानतीय में ही आपको इसका पूरा का पूरा निचोड़ निकल करके आता है, इसलिए अभियुक्त को जमानत दिया जाना चाहिए और आप जमानत दे सकते। जैसे अन्वेषण के बाद भी अगर उसमें एक धारा जमानतीय, उस बाकी सारी धाराएं जमानतीय है और एक धारा अजमानतीय है, तो अभियुक्त व्यक्ति को आप नहीं दे सकते। अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अब एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि 7 साल से कम की सजा है, तो 7 साल से कम की सजा वाले में भी अभियुक्त को गिरफ्तारी का भय बना रहेगा क्या? अब आप 41 से सीआरपीसी पर आ रहे हैं, जो अरुणेश कुमार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आपको कुछ क्लॉज जोड़ा गया है कि 7 साल से कम सजा वाले में कि किन किन कंडीशंस को देखते हुए आप किसी को, वह जमानत नहीं है, वह जमानत का कंडीशंस नहीं है जो 41 सीआरपीसी का है यार, 7 साल से कम है। उसमें है कि आप न्यायालय में जाएं, न्यायालय में आप अपने हाजिर हो, न्यायालय में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करावें, तब तक के लिए वो एक रिलीफ है, वह एक मतलब रिलीफ है। 7 साल से कम सजा वाले धाराओं में भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन नोटिस प्राप्त हो सकता है, नोटिस वो ले सकते हैं और नोटिस प्राप्त करके या फिर डायरेक्ट न्यायालय भी जा सकते हैं वो।
41 सीआरपीसी के तहत सुबोध जी सबसे बड़ी बात है कि कंडीशनल है इसमें। मान लिया कि कोई निर्दोष व्यक्ति है, पहले से वह आपको आरोपित रहा है, पहले से चार्जशीटेड है, पहले से आप कन्विक्टेड हैं, वह गवाहों को डरा धमका सकता है, वह साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है, वह 356(5) सीआरपीसी के तहत 356(5) सीआरपीसी के तहत किसी दोष व्यक्ति है, अपना निवास स्थान बिना सूचना के बदल दिए हुए है। बहुत सा क्लॉज है जिसको हम देखते हैं कि इसके फ्रेम में वह आदमी फिट बैठता है, तब हम उसको नोटिस देते हैं कि आपको लिबर्टी दी जा रही है, आप जाइए, गिरफ्तारी से विमुक्त हो गए। जमानतीय धारा में हम 41 सीआरपीसी पर एक दिन हम लोग फिर से एक चर्चा रखेंगे सर, क्योंकि 41 सीआरपीसी एक बहुत मेजर पॉइंट है अभियुक्त के ख्याल से, और उसमें कुछ कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस को उनको जानना बेहतर आवश्यक है उनके बेहतरी के लिए। तो अभी हमको एक संक्षेप में अब फिर से एक बार रिवाइज कर दिया जाए कि जब व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होगा तो वह तत्काल क्या क्या कार्रवाई करेंगे ताकि उनको शांति से रहें और उनको किसी तरह का टेंशन नहीं हो, किसी दलाल के चंगुल में नहीं फंसे, कहीं जाकर के किसी को कुछ इससे पुलिस की बदनामी ना हो। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ग्राम कचहरी से संपर्क करें, न्याय मित्र से मांग करें कि हम पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, उसकी प्रति उपलब्ध करावें, उसमें हमको लीगल रेमेडी के लिए स्टेप बतावें। अगर हम शहरी क्षेत्र के हैं तो विधिक सहायता केंद्र में जाएंगे, विधिक सहायता से हम याचना करेंगे कि हम पर प्राथमिकी दर्ज हो जाने की बात हमको सुनने में आ रही है, आप प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध करावें, हमें सलाह दें कि जमानतीय धाराओं में हम पर एफआईआर हुआ है या अजमानतीय धाराओं में हुआ है, इसमें जमानत मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। इस तरह से 2 हमारे पास सोर्स हैं, जो वैधानिक सोर्स है, जो हमको सरकार के द्वारा प्रदत्त किया गया है, ग्राम कचहरी और विधिक सहायता केंद्र, जहां से हम हुए प्रतिवेदित प्राथमिकी के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हम लीगल रेमेडी के बारे में भी वहां से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब दर्शकों को क्लियर हो गया होगा कि जब उन पर प्राथमिकी होती है तो उसका कैसे वो पता लगा सकते हैं, उस पर क्या कार्रवाई करनी है। विधिक सहायता केंद्र में आप जा सकते हैं, वहां से अपने बारे में, अपनी केस के बारे में पता कर सकते हैं, या फिर लोकल जो सरपंच है, सरपंच के कार्यालय में जाकर के आप वहां से अपने केस के बारे में पता कर सकते हैं। किसी अन्य जगह जहां वेरीफाइड नहीं हो, जो ऑथेंटिक नहीं हो, कानून सम्मत नहीं हो, वैसे लोगों के संपर्क में आप न जाएं, वरना आप किसी भी तरह के ठगी के शिकार हो जाते हैं तो उसमें अनावश्यक रूप से पुलिस की बदनामी होती है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप सही जगह पे जाएं और सही चीज सही दिशा में प्रयास करें, तो कहीं से भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और गिरफ्तारी की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो विधि सम्मत होती है। 7 साल से कम के सजा वाले कांडों में, मैक्सिमम कांडों में गिरफ्तारी नहीं होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप सही जगह पर जाएं। तो सर, आज के इस कार्यक्रम में आप आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट कार्यक्रम हम लोग बहुत जल्द ही करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सुबोध जी। चलिए, जो परिचर्चा का बिंदु है बड़ा सूक्ष्म एवं अमूल्य आप चर्चा के बिंदु को लाए थे, जिस पर हम लोग चर्चा किए। हम उम्मीद करते हैं कि आम जनमानस में एक इसका अच्छा संदेश जाएगा और लोग इससे लाभान्वित होंगे। जय हिंद। जय हिंद सर।